सुपर स्टडी विद शिवम के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आप सभी को जीएस का कंटेंट हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे, तो उसी क्रम में आज हम अपनी पहली क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे और उसमें भी हम सबसे पहले अपनी इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। इंडियन जियोग्राफी का जैसे ही मैटर हमारा कवर होता है उसके बाद हम वर्ल्ड जियोग्राफी पे आएंगे। उसके बाद हम पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ईवीएस, हिस्ट्री, इन सारे पोर्शनों को कवर करते हुए करंट का पार्ट पढ़ेंगे और जिससे पूरा विधिवत आपका कंटेंट पूरा जीएस का कवर हो जाएगा। ठीक, तो आइए हम आज जियोग्राफी की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जियोग्राफी की पहली क्लास में जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं, आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ने चल रहे हैं जियोग्राफी। जो जियोग्राफी है वो जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है जियो और दूसरा होता है ग्राफी, जिसमें अगर हम इसको दो पार्टों में बांट दें तो जिसमें जियो का जो अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का जो अर्थ होता है वह होता है अध्ययन। तो जहां पर हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं उसी को हम जियोग्राफी कहते हैं। ठीक भैया, जैसे जियोग्राफी क्या है, जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो दूसरा ग्राफी। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही जियोग्राफी है। अच्छा, इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको हिंदी में भूगोल कहते हैं। भूगोल, देखिए भूगोल दो शब्दों से ये भी मिलकर बना है। अगर दो पार्टों में बांट दें तो एक भू का अर्थ होता है भूमि और गोल का अर्थ होता है गोलाकार आकृति। तो जिसका ऐसी भूमि जिसका गोलाकार आकृति है वही हमारा भूगोल के अंतर्गत आ गया। यानी हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है, गोला है। तो जहां पर हम एक गोलाकार आकृति का अध्ययन करेंगे वही हमारा भूगोल है। ठीक, तो देखिए हम जियोग्राफी की एक बेसिक भूमिका बना लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन पॉइंट, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या होगा, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, ये हमारा आज हमारा एक पहला चैप्टर होगा। ठीक भैया, देखिए हम सबसे पहले पृथ्वी को देखते हैं कि पृथ्वी पर हमारा स्थल मंडल और जल मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई। इन सभी मुद्दों पर हम आज अपने चर्चाएं करेंगे। देखिए, ये पूरी जो पृथ्वी हमारी थी, या पूरी पृथ्वी पर एक स्थल मंडल था और एक जल मंडल था। जैसा कि आपने सुना होगा कि पूरी पृथ्वी पर 78% जल पाया जाता है। तो यह बात एकदम सही है। हमको अगर आसमान में खड़ा कर दिया जाए या ब्रह्मांड से हमको देखने पर हमारा ग्रह पूरा एकदम जल होता है, इसलिए पूरा ग्रह नीला सा दिखाई देता है। ठीक, तो यहाँ पर 78% भूभाग पर जल पाया जाता है। देखिए, यह एक स्थल मंडल वाला जो खंड था, या पूरा स्थल मंडल था, बीच में इसके चारों तरफ जल भरा हुआ था। यह हमारी थी पृथ्वी। पृथ्वी का जो द्रव वाला भाग था, जो जिसमें जल भरा हुआ था, उस जल को हम जल ना कहते, उसको कहते थे पैंथालासा। पैंथालासा। और जो हमारा स्थल मंडल वाला खंड था, इसको हम कहते थे पैंजिया। पैंजिया। देखिए, तो अगर भैया आप कहेंगे कि भैया हमको पैंजिया और पैंथालासा में थोड़ी कंफ्यूजन है कि किसको हम पैंजिया कहेंगे, किसको पैंथालासा कहेंगे, बाद में हम ये चीज़ें भूल जाते हैं। तो देखिए, जो हमारा पैंजिया है, जैसे हमारा एक पंजे का आकार है, ये थोड़ा ठोस होता है। तो जो ठोस आकृति यानी भूभाग वाला जो खंड था उसको हम पैंजिया कहेंगे, और जो हमारा द्रव वाला भाग है जिसको हम जल कहते हैं उसको हम पैंथालासा कहेंगे। और ये पूरी पृथ्वी के दो खंडों में था, केवल उसमें जल था और एक स्थल खंड था। बाद में क्या हुआ कि जैसे समय बीतता गया तो यह जो स्थल खंड वाला भाग था, यह दो भागों में बढ़ता हुआ चला गया। दो भागों में बंटने का मतलब क्या हुआ कि ये दो भागों में बंटा जब, तो इसमें बीच में इसमें दरार पड़ गई, और बीच में दरार पड़ने की वजह से इसमें एक भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, जिसमें कि भ्रंश घाटी होने की वजह से एक ऊपर का भाग अलग हो गया और नीचे का भाग अलग हो गया। जो भाग ऊपर गया उसको हम अंगारा लैंड कहते हैं। अंगारा लैंड। और जो हमारा नीचे का भाग था
उसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक, अब आप कहेंगे भैया थोड़ा हमें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में समझने में कंफ्यूजन होती है कि हम किसको भैया ऊपर अंगारा लैंड कहेंगे, किसको नीचे गोंडवाना लैंड कहेंगे। कैसे, अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, आपको याद हो जाता है, बाद में चीजें मिस हो जाती हैं दिमाग से, तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लेते हैं। देखिए जैसे होता है क्या है कि हमारा जो पैर होता है, आदमी इसको गाँव में गोड़ कहते हैं, गोड़। तो जो गोड़ होता है वो नीचे होता है, तो जो गोड़ वाला भाग होता है उसको हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। जो नीचे होगा उसको गोंडवाना लैंड। अब जो आग जलाते हैं तो आग की लपटें ऊपर उठती हैं, तो जो अंगारा लैंड होगा वह ऊपर होगा, तो अंगारा लैंड ऊपर हो जाएगा और गोंडवाना लैंड आपका नीचे हो जाएगा। ठीक ठीक भैया, देखिए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, या जो स्थल मंडल पैंजिया था, या दो भागों में आपका बढ़ गया। अब इसको हम जो अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यह जो स्थल मंडल वाला खंड था यह 7 भागों में बढ़ चुका है। 7 भागों में बढ़ने का मतलब क्या है, 7 बड़े महाद्वीप हमारे पूरे पृथ्वी पर विद्यमान है। 7 बड़े महाद्वीप, 7 बड़े महाद्वीप हमारे पूरे स्थल मंडल पर विद्यमान है, और 5 बड़े महासागर विद्यमान है। 5 महासागर, 5 बड़े महासागर इसमें विद्यमान है। ठीक, देखिए अगर हम छोटे द्वीपों की बात करें, जैसे हमारा अगर इंडोनेशिया को देख लिया जाए, तो इंडोनेशिया पे छोटे बड़े अगर सभी द्वीपों को मिला लिया जाए तो लगभग 13,000 द्वीप इंडोनेशिया में विद्यमान है। अगर हम अपने जैसे यहाँ भारत का जो अंडमान निकोबार वाला द्वीप समूह है उसमें 576 द्वीप हैं। ठीक है, और जैसे हम लक्षद्वीप की बात कर लें तो वहाँ पे 36 द्वीप है। तो ऐसे छोटे हम द्वीपों की बात नहीं करेंगे, जो बहुत बड़े महाद्वीप हैं जिसमें बहुत सारे देश इकट्ठा रहते हैं, तो उन महाद्वीपों की संख्या 7 है और महासागरों की संख्या 5 है। तो यह जो महासागर वाला जो पैंथालासा था यह इस समय 5 बड़े महासागरों में विभक्त हो चुका है, और जो पैंजिया था जिसमें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था यह 7 महाद्वीपों में विभक्त हो चुका है। अच्छा, भारत के परिप्रेक्ष्य में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत गोंडवाना लैंड का भाग है कि अंगारा लैंड का, तो भारत अधिकतर जो भारत का विस्तार यानी प्रायद्वीपीय जो भारत है वह हमारा गोंडवाना लैंड से मिलकर बना है, और जो ऊपर वाला भाग है वह अंगारा लैंड का भाग है। तो जो गोंडवाना लैंड है उसका भूभाग ज्यादा होने की वजह से भारत को गोंडवाना लैंड का भूभाग कहा जाता है। तो भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, देखिए 7 महाद्वीप का हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले आपका आता है एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के बाद आपका आता है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद आता है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, महाद्वीप लिखते हैं, महाद्वीप, यहाँ पर भी महाद्वीप, ये भी महाद्वीप है। उसके बाद आता है हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। फिर हमारा आता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। उसके बाद हमारा आता है यूरोप महाद्वीप, उसके बाद हमारा आता है यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखिए एशिया महाद्वीप जो है यह सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें हमारा भारत आता है। ठीक, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश पूछा जाएगा तो रूस है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे हमारा नीचे स्थित है जिसका सहारा मरुस्थल है। ठीक है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका आप जान ही रहे, यूएसए का है पार्ट। अंटार्कटिका जो है वो नीचे का भाग है। जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप एशिया और यूरोप जो पास पास हैं, तो वहाँ पे यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, सबसे विकसित महाद्वीप की श्रेणी में यूरोप महाद्वीप भी आता है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप को विकसित महाद्वीप कहते भी हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ऑर्सिनिया महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक, तो ये 7 हमारे महाद्वीप हो गए। और जो 5 महासागर हैं, 5 महासागर की एक बेसिक ट्रिक हम आपको बता देते हैं। कौन सी इसकी ट्रिक है? देखिए हम सबके जेब में क्या होता है, पैसा होता है ना, पैसा, पैसा। ठीक, देखिए पैसा, तो हम इसकी ट्रिक एक पैसे से याद कर लेंगे कि पैसा क्या होता है। देखिए प्रशांत महासागर सबसे ऊपर होता है क्या, प्रशांत महासागर, प्रशांत
महा या सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ए से हो गया आपका क्या अटलांटिक, एटी अटलांटिक, अटलांटिक अटलांटिक महासागर। ठीक, आई से हो गया इंडिया, इंडिया से हो गया हिंद महासागर, हिंद महासागर। दक्षिण से हो गया दक्षिण यानी साउथ, दक्षिण महासागर। और ए से हो गया आपका आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक, ये हमारा जो हो गया, ये हमारा पांचों महासागर हो गया, जिसकी हमारी एक बेसिक सी ट्रिक है पैसा, जिसमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, दक्षिण महासागर है, आर्कटिक महासागर है। ठीक, और सातों महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आर्कटिक, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, धन्यवाद आपका। देखिए, तो हमने एक बेसिक सी भूमिका बना दी है कि हमारी पृथ्वी कहाँ से, पृथ्वी पर सबसे पहले स्थल मंडल कहाँ था, जल मंडल क्या था, जल मंडल से कौन कौन सी महासागरों का निर्माण हुआ, स्थल मंडल से कौन कौन से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो इन सबकी हम एक बेसिक सी समझ अपने दिमाग में बना लिए हैं। अब हम पृथ्वी को लेते हैं, पृथ्वी पर कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं, कौन सी देशांतर रेखाएं हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। इसी क्रम में सबसे पहले हम लेते हैं क्या अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, देखिए अक्षांश रेखाएं, तो हम एक ग्लोब बनाएंगे सबसे पहले। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वह हमारी सतह पे पैरेलल चलती हैं, मतलब वो क्षैतिज रेखाएं होती हैं। जो इनकी डिफिनीशन होती है वह काल्पनिक रेखाएं जो क्षैतिज खींची जाती हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ये काल्पनिक होती हैं। देखिए, जो सबसे बीच वाली रेखा है, यह होता है जीरो अंश, इसको कहते हैं विषुवत रेखा, या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक, जो हमारा इसके नीचे होता है साउथ में 23.5 डिग्री, अगर हम साउथ में जाएंगे तो इसको कहते हैं मकर रेखा। अगर हम 23.5 डिग्री अगर हम उत्तर में जाएंगे, मतलब नॉर्थ में जाएंगे, 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ में जाएंगे हम, नॉर्थ में, तो इसको कहते हैं कर्क रेखा। अगर हम 66.5 डिग्री अगर दक्षिण में जाएंगे साउथ में, तो इसको कहते हैं, इसको आर्कटिक, इसको अंटार्कटिका। ऊपर वाले को 66.5 डिग्री जो होता है हमारा नॉर्थ में, इसको हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। जो 90 अंश वाला पोल है, 90 डिग्री हमारा जो नॉर्थ वाला पोल है, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव। जो हमारा 90 डिग्री साउथ में है, इसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। देखिए, जो हमारी सूर्य की स्थिति होती है, अगर हमारा यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे हमारा ये सूर्य है,
हमारा सूर्य, देखिए सूर्य की सबसे सीधी रोशनी जो होती है वो हमारी कहाँ आती है, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पे हमारी सूर्य की एकदम सबसे सीधी रोशनी आती है। हल्का जो तिरछी रोशनी इस पे आती है वो आती है हमारी कहाँ पे, कर्क रेखा पर। जो इसकी नीचे वाली जो हल्की तिरछी रोशनी आती है वह कहाँ पे आती है, तो आती है मकर रेखा पर। ठीक, और एकदम जो तिरछी रोशनी जाती है वह हमारी जाती है कहाँ, आर्कटिक वृत्त पे और अंटार्कटिक वृत्त पे। ठीक भैया, ये हमारी दो जगहों पे जाती है। देखिए हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी कहाँ पे प्राप्त हो रही है। तो सबसे ज़्यादा सूर्य की अगर रोशनी देखी जाए तो हमारा सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में प्राप्त हो रही है। यानी सूर्य अगर कर्क रेखा पे गया तो, मकर रेखा पे गया तो सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी कहाँ पे प्राप्त हो रही है, यहीं पे। तो इसलिए इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उष्ण कटिबंध कहते हैं। यह जो हमारा क्षेत्र है इसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या, उष्ण कटिबंध। कटिबंध, कटिबंध का मतलब होता है दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध या जोन कहते हैं। ठीक, अभी उसमें हम चर्चाएं करेंगे आगे चल के। देखिए जहाँ पे सूर्य की सबसे कम रोशनी पड़ती है वहां पे ऐसे मतलब होता है कि ध्रुवों पर बर्फ जमा होता है। क्यों जमा होता है, क्योंकि वहां पे सूर्य की रोशनी बहुत कम पड़ती है। वहां पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। इसलिए ऊपर वाला जो भूभाग है इसको हम कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं भैया, शीत कटिबंध। कटिबंध। और जो नीचे वाला हमारा भाग है इसको भी हम क्या कहेंगे, शीत कटिबंध कहेंगे। शीत कटिबंध कहेंगे। अच्छा, हमने बीच में देखिए दोनों जगह छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया इसको आप समझिए। देखिए सबसे नीचे जो भाग है वहां पे शीत हो रहा है, जो बीच वाला भाग है वहां ऊष्ण हो रहा है। यानी इसके जो बीच वाला प्रभाव होगा वहां पे शीत और ऊष्ण दोनों का प्रभाव होगा। तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पे शीत प्लस उष्ण दोनों का प्रभाव होगा। तो इन दोनों के प्रभाव होने की वजह से इसको कहते हैं क्या, शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं भैया, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। अच्छा, यही सेम कंडीशन ऊपर भी होगी तो इसको भी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं शीत प्लस उष्ण, क्योंकि आप बाद में इसकी शॉर्ट लेंगे तो आपको ताकि दिक्कत ना हो। शीत प्लस उष्ण। देखिए अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हम किनारे की साइड सारे क्वेश्चन को इसमें लिख देते हैं। जैसे आपसे पूछेगा, आपकी एग्जाम में पूछेगा कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उष्ण कटिबंध कहते हैं। आपसे पूछेगा कि मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंध। अगर उत्तरी अक्षांश में पूछेगा तो आपसे पूछेगा कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अगर पूछा जाए कि ध्रुवीय प्रदेशों को जहाँ पे बर्फ जमा होती है उसको शीत कटिबंध कहते हैं, और नीचे दक्षिणी ध्रुव में इसको भी शीत कटिबंध कहते हैं। चलिए हमें इसका बनने वाले जितने भी फैक्ट हैं उसको हम लाइनर फॉर्म में यहाँ बगल में साइड में लिख देते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की दूरी, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, अगर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र पूछा जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम उष्ण कटिबंध कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, उष्ण कटिबंध कहेंगे। उष्ण कटिबंध कहेंगे। ठीक, अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा है अगर हम कहेंगे कि मकर रेखा से आर्कटिक वृत्त या कर्क रेखा से अंटार्कटिक वृत्त। देखिए कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त, या अगर पूछा जाए मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्रफल, इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे हम क्या, इसे कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, अच्छा तीसरा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हमको आर्कटिक वृत्त
आपकी हम चलेंगे आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव या पूछे अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव, इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? तो इसके बीच के क्षेत्र को हम शीत कटिबंध कहेंगे, शीत कटिबंध कहेंगे। ठीक, यह 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हर बार पूछा जाता है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको भिड़ जाएगा। अच्छा पूछेगा अगर दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, तो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है उसको जोन या कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जोन या कटिबंध कहते हैं। जो यहाँ हमने कटिबंध शब्द लिखा है उसका मतलब ये होता है जोन या कटिबंध कहते हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी। अच्छा इनके बीच की दूरी होती कितनी है? अगर किलोमीटर में पूछा जाए इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की जो दूरी होती है भैया वह होती 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है। ठीक, अच्छा अगर पूछा जाए कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन या कटिबंध कहते हैं, इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अगर पूछा जाए कि अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है, 5वां क्वेश्चन है कि अक्षांश, ऐसे पूछेगा अक्षांशों की संख्या, या आपसे पूछे अक्षांश वृत्तों की संख्या, तो कितनी होगी? अगर आपसे पूछे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या, देखिए इसमें दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, दोनों की हम डाउट आज आपको दूर कर देते हैं। अगर देखिए ये आपका ग्लोब है, ठीक, ये बीच वाला आपका पोर्शन है विषुवत रेखा। अगर हम यहाँ पे रेखा खींचते हुए चलेंगे तो हम 90 रेखाएं ऊपर खींच सकते हैं और 90 रेखाएं नीचे खींच सकते हैं, और एक रेखा हमारी बीच वाली होगी। लेकिन जो हम रेखा सबसे ध्रुवों पर खींच रहे हैं वह रेखा ना होकर एक बिंदु का रूप ले रही है। अगर रेखा पूछा जाएगा तो रेखा नहीं होगी, वह बिंदु हो जाएगी। यानी अक्षांश में तो काउंट होगा लेकिन वह रेखा में काउंट नहीं होगा, वह एक बिंदु हो जाती है। यानी ऊपर कितनी हो गई हमारी 89, ऊपर एक वाली कम हो जाती है, या 89, यानी 89 ऊपर हो गई प्लस 89 नीचे हो गई, और एक हमारा हो गया कौन सा रेखा? ए विषुवत रेखा। तो 9 दूनी 18 और 1 19 के 9 हसीला और 1 8 दूनी 16 1 17, यानी 179 रेखाएं हो गई। अगर आपके अक्षांशों की संख्या पूछा जाए या अक्षांश वृत्तों की। अच्छा वृत्त क्यों कहते हैं? वृत्त भी समझ लीजिए, क्योंकि जो ऊपर वाला पॉइंट है ना एक बिंदु हो जाता है, बिंदु का मतलब एक वृत्त हो जाता है, इसलिए वृत्तों की संख्या। अच्छा अगर रेखाओं की संख्या पूछा जाएगा भैया, सॉरी हमने रेखाओं में इसको लिख दिया, ये यहाँ रहेगा 89 प्लस 1। अगर पूछा जाएगा कि अक्षांशों की संख्या, अक्षांश वृत्तों की संख्या, तो यह वृत्त है या अक्षांश है, तो और नीचे भी एक वृत्त या अक्षांश है, तो यानी 90 ऊपर हो गया भैया और 90 नीचे हो गया प्लस 1, यानी टोटल 181। या दोनों क्वेश्चन बहुत डाउट करते हैं, आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि आपके अक्षांश पूछा है कि अक्षांश रेखाएं पूछा है। अगर रेखा पूछेगा तो 179, अगर अक्षांश से अक्षांश वृत्त पूछेगा तो 181। ठीक, अच्छा एक चीज और पूछ सकता है आपके इसमें कि जो हमारा 0 अंश है यहाँ से कितने देश और कितने महाद्वीप से होकर यह गुजरता है। तो जो हमारा 0 अंश अक्षांश रेखा है, 0 अंश अक्षांश जो है या कहाँ से गुजरता है, तो 0 डिग्री अक्षांश जो है वह 3 महाद्वीप प्लस 13 देशों से, उसी द्वीप के अंतर्गत ये देश आते हैं, 3 महाद्वीप और 13 देशों से होकर ये गुजरते हैं। अच्छा 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं?
ये भी जान लीजिए आप। देश को हम आगे चल के ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, क्योंकि अभी हम बताएंगे तो आपको याद नहीं हो पाएगा। अभी महाद्वीप आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आता है कौन सा, एक आता है आपका दक्षिणी, एक आपका है दक्षिण अमेरिका, एक आपका है अफ्रीका, और एक आपका है क्या, एशिया, जहां हम लोग रहते हैं, भारत। या 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, या 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है और 13 देशों से होकर जो गुजरती है। इसमें आ जाएगा आपका जो महाद्वीप वाला है वो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। ठीक, बाकी ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। ये भी तो इससे बनने वाली इतने 5-6 क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इसमें आपके अक्षांश देशांतर से क्वेश्चन नहीं बन सकता। बस ये तीनों पॉइंट से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जोन या कटिबंध कहते हैं, कितनी होती है, 111 किलोमीटर। अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 181 है। अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है, तो 100। अक्षांश अगर वृत्तों की संख्या पूछा जाए, अक्षांशों की संख्या पूछा जाए तो 181। अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछा जाए तो 179। ठीक, और बाकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरती है, तो 3 महाद्वीप और 13 देशों से होकर ये गुजरती है। ठीक, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देशांतर रेखाओं पे आएंगे। थैंक यू दोस्तों। देखिए अक्षांश हो गया हमारा, अब देशांतर स्टार्ट करते हैं। देखिए हम फिर से अब ग्लोब बनाएंगे। एक बार ग्लोब तो बना चुके हैं, दोबारा ग्लोब बनाएंगे। अच्छा, ग्लोब को ग्लोब क्यों कहा जाता पता है? ग्लोब को ग्लोब क्योंकि यह जो पृथ्वी होता है ना, उसका एक प्रारूप होता है, इसलिए ग्लोब कहते हैं इसको। पृथ्वी का एक प्रारूप होता है ना, उसको ग्लोब कहते हैं। ठीक, देखिए जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो मतलब वो ऊर्ध्वाधर होती हैं। जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, जो मतलब वो होती हैं क्षैतिज होती हैं, वो तो क्षैतिज होवे करती हैं अक्षांश रेखाएं। और जो ऊर्ध्वाधर होती हैं वो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो ये हमारी जो सबसे बीच वाली रेखा है, इसको 0 अंश देशांतर रेखा कहते हैं। 0 अंश देशांतर रेखा कहते हैं इसको। इस रेखा का नाम GMT है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। इसी को हिंदी में कहते हैं क्या, मानक मध्यांक समय रेखा। मानक मध्यांक समय रेखा GMT कहते हैं इसको। ठीक है, या कहाँ से गुजरता है, इसको ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो अभी हमने इंग्लिश में बोला था, या ग्रीनविच लंदन का एक शहर है, वहां से गुजरती है। ग्रीनविच या लंदन का एक शहर है, वहीं से यह गुजरती है। तो इसको ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इसलिए कहते हैं। इसका निर्धारण जो हुआ था वह 1884 में किया गया था। कब भैया? 1884 में इस रेखा का निर्धारण किया गया था, इस देशांतर का, जिसको मानक समय रेखा कहेंगे। अच्छा, जो 180 डिग्री है या 180 जो डिग्री है रेखा, इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं भैया? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। आपके वन लाइनर फाइट में जैसे यूपी टेट वगैरह हो गया, सुपर टेट वगैरह हो गया, या वनडे एग्जाम कोई भी जैसे यूपी पुलिस वगैरह हो गए, तो उन सब में मतलब इसे
वन लाइनर फैक्ट में पूछ लेता कि 180 देशांतर रेखा को क्या कहेंगे, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहेंगे। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहेंगे, तो जीएमटी या मानक मध्याह्न समय रेखा कहेंगे, जिससे पूरे विश्व का समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इसी के सापेक्ष जैसे भारत की कहते हैं कि जीएमटी से आईएमटी, मतलब जो इंडियन मेरिडियन टाइम है, जो भारत का मानक मध्याह्न समय रेखा है, वह 82.5 से गुजरती है, जो कि आपके प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है मिर्जापुर। तो उसमें क्या होता है कि 82.5 अंश जब हम आगे चलेंगे, अभी इसमें बताएंगे कि 4 मिनट प्लस हो जाता है। तो जो 4 मिनट प्लस हो जाता है उसी से 5.5 घंटे का समय बढ़ जाता है। अभी उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। तो देखिए, जो लॉन्गिट्यूड होता है, जो मतलब इसमें ऊर्ध्वाधर होती हैं रेखाएं, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होती हैं, यह रेखाएं ऊर्ध्वाधर होती हैं। तो पूछता है वो ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं। देखिए, अगर दो देशांतर रेखाएं हैं, जैसे हमने अभी वहां पर पढ़ा था कि दो अक्षांश रेखाएं हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन या कटिबंध कहते हैं। वैसे दो अक्षांशों को अगर बीच की दूरी को पूछा जाए, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं, गोरे। और इनकी बीच की दूरी होती कितनी, तो इनकी बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। अच्छा, हम इसको वन लाइनर फैक्ट में भी लिखते चलते हैं, चाहे आप ऐसे हम बनाते चलते हैं साथ में, कि 180 डिग्री देशांतर को क्या कहेंगे, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित एक फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, यानी 180 जो डिग्री देशांतर रेखा है, यह टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, यह टेढ़ी मेढ़ी होते हुए गुजरती है। और जो हमारी बाकी सभी रेखाएं वो सीधी होती हैं। अच्छा, टेढ़ी कहाँ होती है, यहाँ पे एक है हमारी जलसंधि स्थित है, यहाँ पे, जो कि अलास्का और रूस को अलग करती है। अलास्का जो है वह दक्षिण उत्तरी अमेरिका का एक शहर है, अलास्का। ऐसे देखिए, ये ओपन मैप है, यहाँ पे हमारा स्थित है अलास्का। क्या स्थित है, अलास्का। यहाँ पे अलास्का, यहाँ पे हमारा स्थित है रूस, यहाँ पे हमारा स्थित है रूस। तो रूस जो है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, और जो अलास्का है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। तो जब इसको हम ओपन मैप में ना करके इसे गोला करेंगे, तो ना ये दोनों पास पास आ जाते हैं। तो यह जो अलग होती है वह बेरिंग जल संधि से अलग होती है, बेरिंग जल संधि। पूछता है कि जो 180 अंश देशांतर रेखा है वह किस जल संधि से होकर गुजरती है, तो बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। ठीक, 0 को हम जीएमटी कहते हैं, मतलब मानक मध्याह्न समय रेखा, मानक मध्याह्न समय रेखा। अब देखिए, जैसे ये बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है, वैसे जो 0 अंश मानक मध्यांक रेखा है वह हमारा जो गुजरता है वह उसकी एक ट्रिक है, घाट में बीएसएफ 8 देशों से होकर गुजरता है। तो उसको हम नीचे यहीं पे बना देते हैं, इसी के नीचे बना दे। यह जो रेखा है यह कहाँ से गुजरती है, तो इसकी एक ट्रिक है, घाट में बीएसएफ। जीएस से हो गया घाना, अल्जीरिया, टी से हो गया टोगो, एम से हो गया माली, ई से हो गया इंग्लैंड, बी से हो गया बुर्किना फासो, एस से हो गया स्पेन, और एफ से हो गया फ्रांस। ठीक, यह जो गुजरती है वह कहाँ से गुजरती है, या बेरिंग जल संधि से, याद कर लीजिए, बेरिंग जल संधि। ठीक, इसको याद करिएगा। देखिए, घाट में बीएसएफ इसकी एक ट्रिक है। ठीक, 8 देश हैं, देखिए 3,
3 6 2 8 घाट में। GS से हो गया घाना, A से हो गया अल्जीरिया, T से हो गया टोगो, M से हो गया माली, E से हो गया इंग्लैंड, B से हो गया बुर्किना फासो, S से हो गया स्पेन, F से हो गया फ्रांस। ठीक, या 8 देशों से 01 से जो हमारा देशांतर रेखा है वो गुजरती है, जो अक्षांश और 180 जो है वो बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। यही से आपका क्वेश्चन अगर क्वेश्चन होकर फंस जाएगा। ठीक है, अच्छा जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। उनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, और अलास्का और रूस को ये अलग करती है, इसको हमने चर्चा कर लिया, इसमें इरेज कर देते हैं। अच्छा एक चीज और आपसे पूछता है, जब दोनों ग्लोब को हम ग्लोब पर हम जब अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं को मिलाएंगे तो हम इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी समय उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम। जैसे यह हमारा ग्लोब हो गया, यह हमारा हो गया देशांतर रेखा है। ये हो गई हमारी अक्षांश रेखा है। इसमें 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि जहाँ पे अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाएं काटती हैं उस जो स्थान बनता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे अक्षांश और देशांतर दोनों काटा, ये जो स्थान बना इस स्थान को क्या कहते हैं, तो यह जो स्थान होता है इसको ग्रिड कहते हैं। ग्रिड, इसको क्या कहते हैं भैया, ग्रिड। और वह स्थान बताइए जहां पे अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट, मतलब जो 0 अंश है और जो 0 अंश है, या दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब दोनों को कहां पे काटती हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती है। क्वेश्चन पूछेगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं। देखिए यह हमारा हो गया 0 डिग्री देशांतर, यह हमारा हो गया 0 डिग्री अक्षांश। यह जहाँ पे काट रही इस स्थान विषय को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी इंग्लिश में कहा जाएगा तो कहेंगे गल्फ ऑफ गिनी। गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी। पूछेगा किस महाद्वीप के पास स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप के पास स्थित है। कहाँ पे भैया स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पे हो गया अफ्रीका महाद्वीप, इसके पश्चिम में यहाँ पे स्थित है गल्फ ऑफ गिनी। गिनी की खाड़ी में एक दूसरे को 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती हैं। ठीक, बाकी इन दोनों के जो क्षेत्र बनता है उसको ग्रिड कहते हैं। बाकी इसके बीच की दूरी हो गई आपकी, देशांतर रेखा बेरिंग जल संधि होगी आपके 1884 में इसका निर्धारण हो गया। देखिए देशांतर रेखाओं से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन जाएगा नहीं। जितना बता रहे हैं आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर इन दोनों को सम्मिलित हो ही गया, कुछ क्वेश्चन अगर बचेंगे तो अभी हम करवा देंगे। बाकी पृथ्वी की गतियों पर आते हैं। बाकी जब हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे तो इन सबको बहुत विधिवत अच्छे तरीके से। अच्छा एक चीज़ और इसमें आप लोग देख लीजिए। देखिए जैसे कि हम अगर देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा के अगर हम पूर्व में बढ़ेंगे, हमारा पूरब दिशा हो गया। अगर देशांतर रेखा के हम पूरब में जाएंगे तो 1 डिग्री अगर हम चलेंगे तो 4 मिनट का समय हमारा प्लस हो जाता है। ठीक, अगर हम पश्चिम में चलेंगे, देशांतर रेखा के अगर हम पश्चिम में चलेंगे तो 1 डिग्री चलने पर हमारा 4 मिनट का समय माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, माइनस हो जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है। ये चीज याद रखिएगा। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे देखिए यह आपका क्या हो गया, यह आपका हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हम GMT कहेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा GMT। अच्छा ये भारत का हमारा क्या है, IST है। ठीक, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि हमारा कहाँ से गुजरता है, तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर।
तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर के अगर हम लोग फैक्ट याद किए रहते हैं कि जीएमटी से आईएसटी कितना समय अधिक आगे चलता है, तो 5.5 घंटा। वह 5.5 घंटा कहाँ से आता है उसी को हम चर्चा करेंगे। देखिए ये जो 82.5 है इसको हम गुणे 4 करेंगे, क्योंकि पूर्व में जा रहे हैं तो समय, हम देखिए इसके पूर्व में जा रहे हैं ना तो समय बढ़ेगा, तो 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32, ठीक 328। अब देखिए इसमें आधा बचा है, अब 4 गुणे 1/2 अगर करेंगे तो इसका 4 दूनी 8 2, इसमें +2 करेंगे तो 330, ये मिनट में आया। अगर अब इसको हम घंटे में बदलना चाहेंगे तो 60 से भाग देंगे, ये इससे गया कट गया, 6 पंचे 30, बचा कितना 3 ऊपर 6, इसको काटेंगे 1/2, यानी कितना आ गया 5.5 घंटे। इसीलिए यही 5.5 घंटे का समय जो होता है जीएमटी से आईएसटी आगे चलता है, ठीक। यही होता है कि जब हम पूरब साइड में जाएंगे तो 1 डिग्री अगर चलेंगे तो 4 मिनट का समय बढ़ेगा, तो हम 82.5 डिग्री आगे हैं तो गुणे 4 कर देंगे, तो हमारा जितना आएगा उसमें हम 60 से भाग दे देंगे, ठीक। अगर हम पश्चिम में चलते तो यही समय हमारा घट जाता, ठीक। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए देशांतर से, इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं बना है, न बन सकता है, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए पृथ्वी की गतियां, अगर आप लोगों को भैया हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी हमारा चैनल नया है तो इसको थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करिए। आइए हम देखते हैं पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियों को हम 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। पृथ्वी में 2 प्रकार की गतियां होती हैं, एक होता है घूर्णन गति, घूर्णन गति, और दूसरा होता है परिक्रमण गति, परिक्रमण गति। इंग्लिश में कहेंगे तो इसको कहते हैं इंग्लिश में रोटेशन, इसको इंग्लिश में कहेंगे तो इसको कहेंगे रेवोल्यूशन। इसको अगर आपने चाहे जहाँ पढ़ा होगा, लेकिन आज हम बता देते हैं तो आज आपके बाद इसका कभी आपके पास डाउट नहीं होगा। देखिए घूर्णन गति क्या होता है। घूर्णन, हम अपने स्थान पे खड़े हैं, हम अपने स्थान पे अगर ऐसे घूम जा रहे हैं, ये हम अपने स्थान पे घूम रहे हैं, जैसे पेन है, पेन अपने स्थान पे घूम रही है ना, तो इसको घूर्णन कहेंगे, यानी रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है अपने स्थान पर ही घूम जाना, ही रोटेशन कहलाता है, ठीक। रिवोल्यूशन क्या है? रिवोल्यूशन है किसी के परिता घूमना, जैसे यह है इसके परिता घूमना, इसको रिवोल्यूशन कहेंगे, यानी इसको परिक्रमण कहेंगे। जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति परिक्रमण होती है, ठीक, लेकिन पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना ही क्या है? घूर्णन है, ठीक। देखिए घूर्णन में क्या होता है? घूर्णन में होता है क्या कि पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना ही क्या है? घूर्णन है। लेकिन जो परिक्रमण है वह किसी के परिता, उसके चारों तरफ, उसके साइड में घूमना ही क्या कहलाता है? यह होता है आपका परिक्रमण, ठीक। देखिए जो घूर्णन गति होती है वो पृथ्वी घूर्णन गति करने में कितना समय लगता है, यानी उसको अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? उसको अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे लगता है। अगर इसमें पहला फैक्ट पूछा जाएगा कि उसका इसमें समय कितना लगता है, इसमें लगता है 24 घंटे। लेकिन अगर इस एग्जैक्ट किसी एग्जाम ने आपने पूछ लिया तो उसमें लगता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, ठीक। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड आपके एग्जैक्ट समय लगता है, ठीक। लेकिन अगर हम पूछेंगे परिक्रमण में भैया कितना समय लगता है, तो परिक्रमण में आप कहेंगे 365 दिन, लेकिन 365 सही 1/6 दिन का टोटल समय लगता है। इसी 6 को कहेंगे 6 को 24 से भाग देंगे, 6 चौक 24, कहेंगे यह 4 घंटे भी लिख के आता है, क्या 4 घंटे। तो उससे आप कंफ्यूज ना होना, बात वही है, ठीक। 365 से 1/6 दिन या तो 4 घंटे का समय लगता है, ठीक। यही 4 घंटे जब 4 साल
दुनिया 8 4 3 बार ऐसे जब जुड़ता हुआ चला जाता है तो यही आगे चल के जो होता है वह जाके एक मतलब लीप ईयर 4 वर्ष में वो जाके बना लेता है 24 का। उसके बाद यह हो जाता है क्या, एक लीप वर्ष बना लेता है 4 साल बाद। ठीक, देखिए 24 घंटा घूर्णन गति और घूर्णन गति और ये हो गया आपका परिक्रमण गति। देखिए ये पृथ्वी है आपकी, ये आपकी पृथ्वी है। देखिए जितने भी ग्रह हैं वह सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। 2 ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, यूरेनस और वेनस। या अपवाद है, एक अपवाद आप लोग लिख लीजिएगा। अपवाद, अपवाद क्या है कि एक ग्रह है यूरेनस, यूरेनस यूरेनस और एक ग्रह है वेनस, एक ग्रह है वेनस। यह यूरेनस और वेनस ऐसा ग्रह है कि यह जो है यह क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब घड़ी की दिशा में, यह जो है घड़ी की दिशा में घूमता है, घड़ी की दिशा में घड़ी की दिशा में मतलब यह ऐसे घूमता है, यानी यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी जितनी भी आपकी ग्रह हैं वह सारी ग्रह क्या होती है, वह सारी ग्रह पश्चिम से पूर्व, वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे चलती है या सारी ग्रह ऐसे घूमती है। जो हमारी पृथ्वी है वह भी एंटी क्लॉकवाइज गति करती है। क्या करती है भैया, एंटी क्लॉकवाइज। एक चीज आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा पृथ्वी की गति कैसे होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज। किसमें होती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है। पृथ्वी का जो आकार होता है ना, जो पृथ्वी का आकार होता है भैया, जो पृथ्वी का आकार पूछता है, तो जो पृथ्वी है वो हमारी ऐसी है, कुछ ऐसी, ऐसी मतलब ऊपर नीचे दबी हुई है, बीच में उभरी हुई है, जिसको जियोर्ड कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं भैया, जियोर्ड। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोर्ड का आकार है। पृथ्वी की गति कैसी होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज होती है पृथ्वी की गति। बाकी क्लॉकवाइज की किसकी गति होती है, यूरेनस और वेनस की गति होती है। यह पृथ्वी के घूर्णन से बनने वाले इतने क्वेश्चन है। बाकी इससे हो गया पृथ्वी की गतियां, रोटेशन और रिवोल्यूशन। ठीक, हाँ एक बार कभी कभी आपको अगर परिभ्रमण करके देख तो परिभ्रमण में आप कंफ्यूजन होना। परिभ्रमण का अर्थ होता है यही घूर्णन गति। ठीक, आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करिएगा कि रोटेशन को किसमें रोटेशन लिखा है और किसमें आपका रिवोल्यूशन लिखा है। ठीक है, और आपके 24 घंटे ये हो गया। और आपको बस सारी चीजें लगभग हो गई हमारी। अक्षांश हो गया, देशांतर हो गया, पृथ्वी की गतियां हो गई। अगर मान लीजिए वैसे कुछ कोई चीज छूटा नहीं है, कल हम लोग आपने आगे के मुद्दे पर उसमें चैप्टर है हमारा कि भारत का समान परिचय, तो कल हम भारत के समान परिचय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखिए दोस्तों, आप लोगों से एक बार फिर से गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, जिससे हमारे चैनल को अभी थोड़ी सपोर्ट मिल सके। जिससे हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब की ज़रूरत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।